हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है गाइस, अगर आपके इस चैप्टर के कोई भी अगर टॉपिक मिस हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारी लिंक वहाँ पे मिलेगी। एंड हमने जो भी चैप्टर्स हमारे कवर हुए हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए, तो आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की भी लिंक्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि मैंने जो ये पीडीएफ से पढ़ाया है, अगर ये एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं सबके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके बस डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक नया इमर्जिंग ट्रेंड आया है। ये बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में देखने को मिला है, जहां पर हम कंप्यूटर बेस्ड सर्विस को यूज करते हैं, जैसे कि हम जितनी भी सर्विसेज हैं हम इंटरनेट के ऊपर डिलीवर कर सके, या फिर क्लाउड के ऊपर, यहाँ पे एक नाम दिया गया है इंटरनेट को क्लाउड। क्लाउड के ऊपर हम सारी सर्विसेज को डिलीवर कर सके। ठीक, अब यहाँ सर्विसेज की बात हो रही है कि क्या सर्विसेज हम डिलीवर कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सर्विसेज में सॉफ्टवेयर आएगा, हमारा हार्डवेयर आएंगे, डेटाबेसेस आएंगे, स्टोरेज आएंगे। तो ये सारी चीजें जो भी एक किसी भी एप्लीकेशन को, या बोल सकते हैं किसी भी एक नए चीज को बनाने में, डेवलपमेंट में जो भी चीजें नीड आती है, जैसे हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, डेटाबेसेस हो गए, तो आपको अगर कुछ भी डेवलप करना है तो वो सारी चीजें आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगी, क्लाउड के ऊपर। तो ये सारी सर्विसेज हमको कहाँ से मिलती है, क्लाउड से मिलती है। ठीक, एंड ये सारे रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, या फिर किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज की नीड होती है, वो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, जिन्हें बोला जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो यूजुअली तो कुछ चार्ज करती हैं, कुछ फ्री रहता है। ठीक, तो ये सारी हमें क्लाउड बेस्ड सर्विस या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारी चीजें हमें जो भी डेवलप करनी है हम उसको इजीली डेवलप कर सके। ठीक है, तो क्या क्या सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर देते हैं, हार्डवेयर देते हैं, डेटाबेसेस देते हैं, स्टोरेज के लिए हमें एक सर्विस या एक जगह देते हैं जहां पर हमें हमारे सिस्टम पर कुछ नहीं करना है। हम इंटरनेट पे उस क्लाउड पे जाएंगे, क्लाउड पे वो चीज बनी हुई होगी, वहीं पर उस चीज को यूज करेंगे, वही चीज वहीं की वहीं हमारी सेव हो जाएगी, हमें अलग से कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड यूजुअली चार्ज तो नहीं करते हैं, बट कुछ कुछ कंपनीज चार्ज भी करती है ऑन पे पर यूज बेसिस पर, लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना आपको उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में देखा जाए तो स्टोरेज मिल रहा है, मोबाइल पे देखेंगे एप्लीकेशंस मिलते हैं, डेटाबेसेस मिलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड मिलेंगे, पब्लिक क्लाउड मिलेंगे, प्राइवेट क्लाउड मिलेंगे एंड सर्वर। ये सारी चीजें हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में देखने को मिलेगी। ठीक, अब होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से कोई भी यूजर एक बड़े एप्लीकेशन को या कोई भी बड़ी प्रोसेस को, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें, जहाँ पर विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज, मतलब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसके हम स्टोरेज रखे भी नहीं, हमारे पास उतना स्टोरेज होना भी नहीं चाहिए, मतलब उतना हमारे पास स्टोरेज है भी नहीं हमारे एंड पर, बट फिर भी हम उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की उन बड़े बड़े एप्लीकेशंस या उन सर्विसेज का यूज करके हम हमारे बिग से बिग डेटा, लार्ज से लार्ज डेटा को वहां पर स्टोर करा सकते हैं। कैसे? उनकी स्टोरेज की सर्विस का यूज करके। ठीक है, अब हमको कुछ प्रोसेस भी कराना है तो हम उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज करके वहां पे चीजें प्रोसेस भी करा सकते हैं। ठीक, प्रोसेसिंग पावर ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट, मतलब बस रिक्वायरमेंट ये है कि हम जिस नेटवर्क में है वो वाला क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी उस नेटवर्क में होना जरूरी है। जब तक हम नेटवर्क में रहेंगे दोनों, हम उसके एंड की सर्विसेज को इजीली यूज कर सकते हैं हमारे काम को करने के लिए। ठीक, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्लाउड सर्विसेज क्या-क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि हमें अलग-अलग तरह की सर्विसेज हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं। तो सर्विस करस्पॉन्ड टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड, मतलब जो भी सर्विस हमें कौन दे रहे हैं, क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम क्लाउड सर्विसेज बोलेंगे। मेनली हमारे 3 स्टैंडर्ड मॉडल बनाए गए हैं सर्विसेज को कंप्यूट, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को कंप्यूट करने के लिए। तो वो कौन सी होती है? पहली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दैट इज IaaS। एक और होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दैट इज PaaS, एंड देन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज SaaS।
ठीक, तो ये मेनली 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करा है जो हम सर्विसेज़ क्लाउड पे यूज़ करेंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है, आपको पूरा प्लेटफ़ॉर्म लेना है या फिर आपको सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन्हीं तीनों सर्विस के बेसिस पर डिसाइडेड भी है कि ये वाला क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस दे रहा है या फिर दूसरा ये वाली सर्विस दे रहा है, तो हमने उसको मेनली एक जनरलाइज़ फॉर्म में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक? चलिए अब एक-एक करके देखते हैं इनके बारे में। चलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में बात करते हैं। देखो सीधा-सा वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि हमें इंफ्रा सर्विस के फॉर्म में क्या मिलेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो देखो हमारे जो आईएएस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जैसे सर्वर्स हो गए, सर्वर प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक तरह से हार्डवेयर हो गया, वर्चुअल मशीन्स देंगे, स्टोरेज देंगे, बैकअप फैसिलिटी देंगे, नेटवर्क कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे और बाकी ऐसे अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी लेदे के बात हो रही है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। एक मशीन्स की बात हो रही है, सर्वर्स की बात हो रही है, बैकअप कैसे करना है डेटा का उसकी बात हो रही है, डेटा को स्टोर कैसे करना है उसकी बात की जा रही है। तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है कि इसमें जब ये वाले सर्विस की बात आती है आईएएस की। ठीक? यूजिंग आईएएस फ्रॉम द क्लाउड क्या कर सकता है कोई भी यूजर कैन यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट अ रिमोट लोकेशन टू कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बात क्या हो रही है कि अगर कोई भी जैसे सपोज़ मैं सर्विस यूज़ कर रही हूँ आईएएस की, तो मुझे क्या फ़ैसिलिटी हो जाएगी, जब मैं किसी भी क्लाउड से आईएएस की सर्विस का यूज़ करूँगी, तो मुझे वो हार्डवेयर दे देगा। तो मैं अपनी ही लोकेशन से उसकी लोकेशन का हार्डवेयर यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर को वहाँ पे बना सकती हूँ, डिप्लॉय कर सकती हूँ, एग्ज़ीक्यूट कर सकती हूँ। ठीक है? उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो मुझे अपना अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए डिप्लॉयमेंट या एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी रिमोट लोकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके सारी चीज़ें ईज़िली कर लूँगी। ठीक? तो दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस एंड पे एज़ पर द यूसेज। ठीक? अब वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एंड यूसेज के अकॉर्डिंग उसका चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक? ये यूज़र्स के भी सर्विसेज़ सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड रहता है कि वो अपनी सर्विस कितनी फ्री में दे रहा है और कितनी वो चार्ज कर रहा है। ठीक है? तो आईएएस में मेनली हमें क्या-क्या मिला? आईएएस के अंदर हार्डवेयर, डेटा सेंटर्स, बैंडविड्थ, लोड बैलेंसर, वर्चुअल सर्वर स्पेस, क्लाउड होस्टिंग मतलब ये सारी चीज़ें हमें आईएएस के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो आईएएस की सर्विस देते हैं, वो हमें मेनली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। देखो प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में हमें क्या मिलेगा? एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे। अभी प्लेटफ़ॉर्म में चीज़ें क्या-क्या रहेगी? ठीक? तो थ्रू दिस सर्विस अ यूज़र कैन इंस्टॉल एंड एग्ज़ीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। ठीक? बात सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ही हो रही है बट प्लेटफ़ॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट भी है। ठीक? तो यहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है? अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है, एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, बिना किसी के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचकर या फिर उसके सेटअप को लेकर। ठीक, ये पूरा काम कौन करेगा? जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। ठीक, एंड पास में होता क्या है इसको रीड करा जाए तो प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को बोलते हैं पास। तो पास प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मेनली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अगर आपको डेवलप भी करना है, टेस्ट भी करना है और डिलीवर भी करना है, तो ये पूरी सारी सर्विसेज़ हमें एज़ अ प्लेटफॉर्म देगा कौन? प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर्स जो रहेंगे वो। ठीक है? And in PaaS, the user has complete control over the deployed application and its configuration. और यूजर के पास जितने भी उसके एप्लीकेशन हैं उनके डिप्लॉयमेंट का पूरा कंट्रोल होगा एंड उसके कॉन्फ़िगरेशन का कंट्रोल भी किसके पास होगा? यूजर के पास होगा। इट प्रोवाइड्स अ डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एट अ मच reduced cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. और हो क्या रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट है डेवलपर्स के लिए वो भी क्या है हमें बहुत कम कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं कौन? प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस जो हमें सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो पास सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो मतलब बहुत कम से कम कॉस्ट में हमें क्या मिलेगा? हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जाएँगे डेवलपर्स को एंड जो भी अंडरलाइंग हार्डवेयर मतलब जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसे बाय और मैनेज करने की कॉस्ट भी क्या होगी? बहुत कम होगी एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें क्या लगेगी? मतलब बहुत ईज़ी वे में हमें सारी सर्विस दे देंगे। हमें वहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाती है वहाँ पे। इस कारण से, ठीक? तो पीएएस के अंदर हमें क्या है देखो, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क मिल रहा है, अगर हमें एप्लीकेशन बनानी है तो अलग-अलग टूल्स मिलते हैं, डेटाबेसेस मिलते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दी जाती है क्योंकि हमें वहाँ पे कहीं न कहीं एप्लीकेशन बनाना है तो कोडिंग की नीड तो आनी है।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं डेवलप करने के लिए, तो वो भी हमें उसका एक बोल सकते हैं आईडी भी हमें प्रोवाइड करते हैं, वो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम उसको डेवलप कर सकें। ठीक? तो ये था प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, जो कि लास्ट सर्विस है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखो इसमें क्या होता है, SaaS प्रोवाइड डिमांड एक्सेस, ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय द यूज़र। मतलब हमें क्या रहता है यहाँ पे, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें एक्सेस करना है, तो वो सर्विस कौन देगा हमें? सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। हमें कोई सॉफ्टवेयर ही एक्सेस करना है एक तरह से। तो यहाँ पे यूज़र्स के हमें लाइसेंस की नीड होती है तो यूज़र्स को, या फिर सब्सक्रिप्शन की नीड होती है। ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स इन सब का यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन एडिट करने के लिए, तो वहाँ हम कौन-सी सर्विस का यूज़ कर रहे हैं? एज़ अ सर्विस, मतलब सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ पे, इस कारण से। ठीक है? तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे आते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो हमें प्रोवाइड कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, ड्रॉपबॉक्स ने। ठीक? तो यहाँ पे हम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को ईज़िली क्या कर सकें, एडिट। ठीक है? बट नीड काय की होगी, आप या तो उसका लाइसेंस ले लो या फिर उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक? User is not concerned about installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible. हाँ, बट अब ये है, अगर हमारे पास उसका एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, तो यूजर को उसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल पता नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि वो सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल ना हो। ठीक? तो वो सारी चीजें उन लोगों के पास ही रहती है। Likewise, a user is provide access to the required configuration setting by the application software that they are using at present. ठीक, तो पास की ही जैसे यूजर्स को क्या दिया जाता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रिक्वायर्ड होती है उसका एक्सेस दे दिया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किसकी? हमारे सॉफ्टवेयर की, जिससे कि जो एट प्रेजेंट में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यूज की जा रही है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यूजर्स को दे सकते हैं, जिससे कि वो दे देते हैं, जिससे कि वो इजीली उसको एक्सेस कर सके। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के अंदर, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, मेल सर्विस को मैनेज करना, सोशल नेटवर्क को मैनेज करना, बिज़नेस सर्विस को मैनेज किया जा सकता है। कहाँ पर? सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, कहाँ के सॉफ्टवेयर जो कि क्लाउड पर है। ठीक? तो ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो ग्रिड कंप्यूटिंग जैसे हमने देखा अभी क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, तो ग्रिड क्या होता है ये समझते हैं पहले तो, ठीक है? तो ग्रिड इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्या बात हो रही है ग्रिड की, तो ग्रिड एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो मेनली ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है ना? और जहाँ पर आपके पास जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशन, मतलब अलग-अलग तरह का कंप्यूटेशन है सबका, ठीक है? तो उन सबको मिला के अगर कम वहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन परफ़ॉर्म हो रहा है या कुछ भी चीज़ें परफ़ॉर्म हो रही है, तो वो क्या कहला रही है, हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग कहला रही है। मेनली ज्योग्राफी पे ध्यान दिया जा रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, सबका कंप्यूटेशन या सबका बोल सकते हैं प्रोग्राम प्रोसेस जो है वो अलग-अलग तरीका का है। ठीक है? तो उन्हें हम कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। अनलाइक क्लाउड whose primary focus is to provide service, a grid is more application specific and create a sense of a virtual supercomputer with an enormous processing power and storage. ठीक, देखो क्लाउड जैसा तो नहीं है ग्रिड कंप्यूटिंग, बट इसका मेनली जिसका मेन फोकस क्या होता है, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करने पे। हमने क्लाउड में ये देखा कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, बट ग्रिड में क्या हो रहा है, ये ज्यादा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है एंड एक ये वर्चुअल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्रिएट करता है जिसमें एनामरस प्रोसेसिंग पावर होती है एंड स्टोरेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं जिनका अलग अलग तरीका का काम है। तो एक इसने क्या करा, एक ऐसा बड़ा इन्वायरमेंट या बड़ा नेटवर्क बना लिया है, बड़ा एक कंप्यूटेशनल एरिया बना लिया है जहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस आपको अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी, अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके दे सकते हैं। ठीक, वो ग्रिड कंप्यूटिंग में आता है। ठीक, एंड इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसे हम नोड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग है ना? ठीक, अब आगे देखते हैं, जितने भी डिफरेंट नोड्स होते हैं जो टेम्परेरीली एक साथ आते हैं किसी भी सिंगल लार्ज टास्क को सॉल्व करने के लिए एंड एक कॉमन गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक, हमने क्या बोला कि अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, तो जितने भी अलग अलग टेम्परेरी टाइम के लिए आएंगे सारे रिसोर्सेज एक साथ जुड़ेंगे एक सिंगल टास्क को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि उन्हें कॉमन गोल मिल सके। तो ऐसा होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक, the grid provide an opportunity to solve computationally intense scientific and research problems without actually procuring a costly hardware। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, हम ग्रिड हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हम
एक साइंटिफिक और जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटेशनल वे में सॉल्व कर सके बिना किसी हार्डवेयर के कॉस्ट के। अगर मुझे एक प्रोसेस है जिसके लिए मुझे लग रहा है कि मुझे 5-6 हार्डवेयर की नीड पड़ेगी, तो वहाँ मैं क्या करूँगी 5-6 हार्डवेयर खुद से ना खरीदते हुए एक मैं ग्रीड कंप्यूटिंग का वहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रीड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग-अलग जितने भी रिसोर्सेज़ हैं जिनसे मुझे वो चीज़ अवेलेबल हो रही है, उससे मैं नेटवर्क फॉर्म करूँगी और अपनी प्रोसेस को क्या करूँगी, अपनी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट करूँगी। तो वो होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर। तो डायग्राम से समझते हैं। तो देखो यूज़र शेयरिंग डिवाइसेज़ सारे रिसोर्सेज़ हैं यहाँ पे। ये रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ग्रिड का। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हमने एक नेटवर्क में बोल सकते हैं, हमने कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करी है जिसका हम यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टोरेज भी आ गया, हार्डवेयर डिवाइसेज़ भी आ गए, सेल फ़ोन आ गए, लैपटॉप्स आ गए, प्रिंटर भी हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हेल्प कर रही हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल टास्क को अलग-अलग रिसोर्सेज़ का यूज़ करके सॉल्व करने में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 टाइप की होती है, एक डेटा ग्रिड होती है और एक सी प्रोसेसर ग्रिड होती है। तो डेटा ग्रिड का यूज़ काय में आता है? डेटा ग्रिड यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टीपल यूज़र एक्सेस। मतलब ऐसे लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जिनको मल्टीपल यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी या मल्टीपल यूज़र इनको एक्सेस कर सके, तो उन डेटा को मैनेज करने के लिए हम बनाते हैं डेटा ग्रिड। ठीक, बात करते हैं प्रोसेसर ग्रिड की। तो वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज नीडेड और अ लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड अलॉटेड टू वेरियस नोड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। सपोज मेरे पास बहुत बड़ा टास्क आया जिसको मैं एक सिंगल रिसोर्स का यूज करके नहीं कर सकती हूँ, सिंगल प्रोसेसर पे नहीं कर सकती हूँ। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ करके वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग लगा देंगे, जिससे कि टास्क जल्दी कंप्लीट होगा। एंड हो सकता है कि मुझे एक प्रोसेसर पे या दूसरे प्रोसेसर पे टास्क को या मेरी प्रोसेस को चेक करना पड़े, कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे वो कैसा वर्क कर रही है। तो वहाँ भी हमारा किसका यूज़ आएगा? प्रोसेसर ग्रिड का यूज़ आएगा। ठीक है? चलिए, अब इसमें बचता है कि हम इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं? तो देखो सेटअप करने के लिए by connecting a numerous nodes in term of data as well as CPU, a middleware is required to implement the distributed processor architecture। देखो हो क्या रहा है, ग्रिड को सेटअप करने के लिए जहाँ पे हमें अलग अलग तरह की नोड की नीड है, जहाँ पे डेटा नोड्स भी होना चाहिए, सीपीयू नोड्स भी होना चाहिए, तो हमें मिडिलवेयर की जरूरत होती है जहाँ जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। मतलब बना कौन सा हम आर्किटेक्चर है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग को, ग्रिड को सेटअप करने के लिए। एक ग्लोबस टूल किट है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ग्रिड्स को बनाने में मदद करता है। ठीक, तो http://toolkit.globus.org ये एक नाम है ग्लोबस टूल किट का जो हमें ग्रिड बनाने में मदद करता है और ये एक ओपन सोर्स टूल किट है। ठीक, इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर आते हैं सिक्योरिटी के लिए, रिसोर्स आते हैं मैनेजमेंट के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन एंड फॉल्ट डिटेक्शन, अलग-अलग तरीके सारी चीज़ों के लिए हमें अलग-अलग रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो एक नेटवर्क फॉर्म करके कोई भी आपके टफ टास्क को सॉल्व कर सकता है। कौन सा टूल की बात हो रही है यहाँ पे, ग्लोबस टूल किट की बात हो रही है और ये ओपन सोर्स टूल किट है। ओपन सोर्स है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये इसका यूज़ करके हम ग्रिड को फॉर्म कर सकते हैं और हमारे जो भी डिफिकल्ट टास्क है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गाइस ग्रिड कंप्यूटिंग में इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लॉकचेन का। ठीक, आपको कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूंगी आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी उसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का वो रहेगा ब्लॉकचेन्स का। ठीक है, जब तक के लिए बाय।